हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के मर्डर की कहानी शुरू होती है गोताखोर से, जो एक झील के बीचों बीच उतरे हुए हैं, जहां पानी का रंग अब बिल्कुल बदल चुका है। पानी काफी बर्फीला भी है और 60 फीट नीचे अंधेरे और कीचड़ के बीच यह गोताखोर उस फोन की तलाश में जुटे हैं जो इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। अब कई घंटों की कोशिशों और मेहनत के बाद उनकी मशक्कत रंग ले आती है और आखिरकार एक गोताखोर पानी से बाहर आता है, उसी मोबाइल फोन के साथ। पर यह कोई आम फोन नहीं था। यह उस शख्स का फोन था जिसके सारे राज इसी डिवाइस में दफन थे। वो राज जो पानी के नीचे छिपे हुए थे और जिन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी टीम ने कड़ी जद्दोजहद की। पर सवाल यह है, क्यों? आखिर क्या रहस्य था इसके अंदर और इस बार की कहानी में हुआ क्या था? मैं आपको बता दूं, आज का यह केस वास्तव में एक घटिया मानसिकता को भी उजागर करता है, जहां लस्ट, प्लेजर या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी हवस और लालच की आग जिसमें एक इंसान डूबकर दूसरे इंसान को इस तरह से दुनिया से निकाल फेंकता है जिसकी वह प्लानिंग पहले से कर रहा होता है। इस केस में 3 मुख्य किरदार हैं। पहला, पति सैम के जॉर्ज, और दूसरी उसकी पत्नी जेसी, जो सालों से उसी घर में एक अलग मंजिल पर रह रही थी लेकिन फिर भी उसी छत के नीचे सांसें ले रही थी। और तीसरे, उनके अपने बच्चे जो विदेश में रहते थे, जिनके लगातार फोन कॉल्स ने ही इस केस की असली शुरुआत करवाई थी। अब यह पूरा क्या मामला था, इसे समझने के लिए हमें इस कहानी को, यानी इस केस को शुरू से शुरू करना होगा और जानना होगा कि कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया और आखिरकार इसके पीछे की डार्क स्टोरी क्या थी। सो जानेंगे सब कुछ, क्योंकि आप देख रहे हैं जुर्म और नाम। तो मैं हूं आपका होस्ट और यह है कोट्टायम मर्डर केस। तो कहानी की शुरुआत होती है केरल के कोट्टायम जिले से। यह जगह अपनी हरियाली, साफ सुथरी गलियों और शांत माहौल के लिए मशहूर है। लेकिन इसी शांतिपूर्ण वातावरण के बीच एक ऐसा घर था जिसकी दास्तान कुछ साल बाद पूरे राज्य को हिला देने वाली थी। उस घर में रहता था सैम के जॉर्ज, उम्र लगभग 50 साल के करीब, दिखने में सीधा सादा, बातचीत में शांत और अपने काम को लेकर बेहद गंभीर। वह उन लोगों में से था जो अपनी दिनचर्या से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता था। सुबह का वक्त, नाश्ते का समय, चर्च जाने का दिन, सब कुछ पहले से तयशुदा होता था। सैम की जिंदगी शुरुआत से ही अनुशासन और कंट्रोल के बीच बीती थी। उसके वालिद स्थानीय बैंक में अकाउंटेंट थे और वालिदा चर्च से जुड़ी हुई सेवा में थी। घर का माहौल बहुत ही सीधा साधा और एकदम धार्मिक था। सैम बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव का, कम बोलने वाला, ज्यादा नजर रखने वाला। यही आदत आगे चलकर उसके चरित्र की पहचान बन गई। वहीं कॉलेज की तालीम उसने कोट्टायम के एक नामी इंस्टीट्यूशन से हासिल की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने कुछ वक्त आईटी और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ धीरे धीरे स्थिर हो गई। उसकी कमाई ठीक ठाक थी और फिर वह दौर भी आया जब परिवार ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, क्योंकि घर वालों का ख्याल था कि अब उसे सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छी खासी नौकरी करने लगा था। इसके पीछे एक और डार्क सीक्रेट भी छुपा हुआ था, जिसे दबाने के लिए उनके घर वालों ने जल्दी से शादी करवाने की बात आगे बढ़ाई और फिर रिश्ते देखने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जेसी से, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली, पढ़ी लिखी, शालीन और गरिमामयी महिला। वह कोट्टायम के ही एक स्कूल में मुआलिमा थीं। उनका खानदान भी इज्जतदार था और लोग उन्हें समझदार और संतुलित स्वभाव वाली मानते थे। सैम और जेसी की पहली मुलाकात एक आम खानदानी महफिल में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही सहज बातचीत शुरू की और उसी छोटी सी मुलाकात में सैम और जेसी का स्वभाव एक दूसरे को भा गया। फिर कुछ ही महीनों में यह रिश्ता पक्का हो गया। दोनों के परिवारों ने रजामंदी दे दी और फिर शादी की तारीख तय कर दी गई। शादी सेंट मैरी चर्च, कोट्टायम में पूरे रस्म रिवाजों के साथ अंजाम दी गई। चर्च की घंटियां, सफेद फूलों की सजावट और पारिवारिक माहौल, हर चीज सुकून से भरी हुई थी। फिर शादी के करीब 3 साल बाद दोनों ने शहर के एक शांत रिहायशी इलाके में एक 2 मंजिला घर खरीदा, जिसमें उसकी बीवी जेसी का हिस्सा उसके पति सैम से कहीं ज्यादा था। शुरुआती कुछ साल तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन वक्त के साथ सैम का स्वभाव बदलने लगा। जेसी की छोटी छोटी बातों पर काफी ज्यादा चिढ़ना और जेसी के कामों में बेवजह दखल अंदाजी करना शुरू कर चुका था।
और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मर्डर की दास्तान लिख दी। और अब सैम और उसकी बीवी जेसी उसी बड़ी हवेली में तो रह रहे थे, लेकिन बिल्कुल अलग अलग। उसका पति ऊपर वाली मंजिल पर और उसकी बीवी नीचे रह रही थी। और अब बात आई माली हालात के सेटलमेंट की, और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। जेसी ने अपने वकील के जरिए अदालत में एक अर्जी दी कि सैम यानी उसका पति हर महीने गुजारा भत्ता उसे दे, क्योंकि घर और बाकी के जो खर्चे हैं वह उसी की कमाई से चल रहा था। साथ ही उसने घर की प्रॉपर्टी में से अपने हिस्से की भी मांग की थी, क्योंकि शादी के बाद दोनों ने मिलकर ही वह नया घर खरीदा था। इसीलिए सैम इस मांग से बहुत नाराज हुआ। उसके लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह गया था, यह अहंकार और कंट्रोल का सवाल था। उसे लगता था कि जेसी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है और उसकी परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज, जो सिर्फ लोगों की नजरों में ही थी, वह उसे गिरा रही है। वह बार बार कहता था कि घर उसी ने खरीदा है और उसी के खाते से ईएमआई हर महीने कटती जा रही है, तो हिस्से की मांग बिल्कुल गलत है। जबकि उसकी बीवी जेसी का उस घर में योगदान उससे कहीं ज्यादा था। इसी कानूनी लड़ाई ने फिर माहौल को और भी जहरीला बना दिया। लेकिन इससे भी अजीब और शर्मनाक हकीकत तो इसके पीछे छिपी थी, जिसने 26 सितंबर 2025 से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। 27 सितंबर 2025 दुबई और ऑस्ट्रेलिया में बैठे उनके दोनों बच्चों के लिए यह सुबह बिल्कुल बाकी सुबहों जैसी नहीं थी, क्योंकि उनकी मां जेसी पिछली रात से ही फोन नहीं उठा रही थी। कोई मैसेज का जवाब नहीं आ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत हो गई होगी या फिर वह व्यस्त होंगी, लेकिन जब कई घंटों तक भी कोई जवाब नहीं मिला, तब बेचैनी बढ़ने लगी। सुबह के करीब फिर 9:15 के आसपास उसके बेटे ने फिर कॉल किया। इस बार भी फोन स्विच ऑफ था। बेटी ने भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे, मॉम आर यू ओके, लेकिन वह मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद दोनों ने अपने वालिद सैम के जॉर्ज को फोन किया। कॉल एक बार उठा भी, पर कुछ सेकंड के बाद कट हो गया। फिर दोबारा कॉल किया। इस बार कॉल रिजेक्ट कर दी गई और अब उनके बच्चों को यह यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वह अपने वालिद की हर आदत से वाकिफ थे। इसीलिए बेटे ने फौरन केरल में अपने एक दोस्त को फोन किया, जो कोटायम में ही वहां के आसपास रहता था, और उसने अपने दोस्त को यह सारी बातें बताई। तब उसके दोस्त ने सामने से घर जाकर देखने का वादा किया कि मैं जाकर देखता हूं। और दोपहर करीब 12:30 के आसपास जब उसका दोस्त उसके घर पर जा पहुंचा, तो देखा कि गेट बंद था और अंदर कोई हलचल नहीं थी। हालांकि वह कुछ देर तक आवाज भी लगाता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को कॉल किया। फिर कोटायम पुलिस स्टेशन से एक टीम वहां पर पहुंची, और फिर घर का मुख्य दरवाजा जब खोला गया तो अंदर का नजारा थोड़ा अजीब महसूस हुआ। ड्राइंग रूम में हर चीज अपनी जगह पर जरूर थी, लेकिन टेबल पर पड़ा एक छोटा सा तौलिया हल्का गीला था और फर्श पर मिर्च पाउडर जैसी गंध महसूस हो रही थी। रसोई में एक ग्लास भी टूटा हुआ था और दरवाजे के हैंडल पर किसी ऑयली चीज के निशान देखे जा रहे थे। उसी वक्त पूछताछ में सैम घर पर नहीं मिला, तो कुछ तो अजीब महसूस हुआ। बस फोन पर उसका छोटा सा जवाब था, मैं बाहर हूं, बाद में आता हूं। फिर पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन सील कर दी और फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई। घर की बिजली की सप्लाई एकदम नॉर्मल थी, पर सीसीटीवी का डीवीआर गायब था। डीवीआर की चिप निकालकर चेक की गई तो 26 सितंबर रात 10:30 से 12 बजे की फुटेज गायब थी। और अब 27 सितंबर की शाम तक यह मामला ऑफिशियली फिलहाल तो एक गुमशुदा व्यक्ति के केस में दर्ज हुआ। पुलिस ने सैम से पूछा कि आपकी बीवी कहाँ है, तो सैम ने आराम से कहा, शायद किसी दोस्त के यहाँ चली गई होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और जब पुलिस ने उनसे पूछा कि तुमने खुद से पता क्यों नहीं किया, क्यों नहीं तुमने उसे कांटेक्ट किया, तब उसने कहा कि हम दोनों अलग रहते हैं, यानी भले हम दोनों एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। हालांकि उसकी बातों से काफी अजीब तो लग रहा था, और इसीलिए ही 28 सितंबर की सुबह से ही पुलिस ने बाहरी सीसीटीवी के ट्रेस शुरू कर दिए थे। वहीं के सीसीटीवी से कुछ सुराग मिलने शुरू हुए कि सैम की कार 26 सितंबर की रात 11:42 के आसपास घर से निकलती हुई दिखाई पड़ी, और 2:10 पर वह दूसरी लेन से कॉलोनी में वापस आती हुई दिखाई पड़ी, जैसे कि वह लंबी ड्राइव से लौटा हो। और अब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, तो सैम ने कहा, मैं उस रात ड्राइव पर गया हुआ था, काफी टेंशन में था, तो मैं यूं ही रैंडम लॉन्ग ड्राइव पर गया था। उसने यह भी कहा कि जेसी शायद अपनी बहन के यहाँ गई होगी, लेकिन क्रॉस चेक हुआ तो बहन ने साफ कहा,
वह मेरे यहाँ नहीं आई है। इसके बाद 29 सितंबर की सुबह सैम की कार जब्त कर ली गई और फॉरेंसिक टीम ने सीधा वुड स्पेस चेक किया कि तभी हल्के खून के निशान दिखाई पड़े। फिर इस सीट कवर से रेशे मिले और उसके बाद एक बाल का सैंपल भी नजर में आया। इसीलिए सब कुछ अब सील कर लिया गया और लैब भेज दिया गया ताकि रिपोर्ट साफ बता सके कि यह किसका है। इसी बीच बच्चों के ऑफिशियल बयान दर्ज किए गए। बेटे ने कहा, हमने बार बार मॉम को कॉल किया लेकिन फोन कभी भी ऑफ आता तो कभी रिंग होता, कई बार कॉल कट हो जाती। बेटी का भी यह कहना था कि 26 सितंबर रात 8:47 के आसपास मॉम का मैसेज आया कि मैं बाद में बात करूंगी, थोड़ी व्यस्त हूं। पर फिर कोई जवाब नहीं आया। तभी पुलिस को यह क्लियर हो गया कि टाइमलाइन यहीं से टूट रही है और अब इसीलिए मोबाइल ट्रेसिंग यहीं से शुरू हो गई। जेसी का आखिरी कॉल पिंग एमजी यूनिवर्सिटी एरिया के आसपास मिला और इसीलिए इस जोन को प्राइमरी सर्च एरिया बना दिया गया। लेकिन जब घाटी में तलाशी अभियान चल रहा था तो उस दौरान सैम अपने कॉलेज के क्वार्टर में मौजूद था। उसने पुलिस को बताया कि वह उस दिन अपना नियमित ऑफिस का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही मीडिया में यह खबर फैल गई कि उड़मनूर इलाके में एक महिला के कपड़े और चप्पल मिले हैं, यानी 2 अक्टूबर की सुबह पुलिस टीम उड़मनूर की घाटी पर पहुंची। जहां ऊपर गिद्ध मंडराते हुए दिखे कि तभी तक यह पक्का हो गया। फिर रस्सियों की मदद से वे नीचे उतरे। उसके बाद झाड़ियों में चप्पल मिले और पास ही कपड़े दिखे। यही नहीं, मिट्टी पर लाल धब्बे जैसे निशान भी मौजूद थे और तभी थोड़ी दूर पर एक बेजान लाश मिली। पहचान जेसी के रूप में हुई, यानी सैम की बीवी। इसीलिए स्पॉट को अब सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर फोकस डिजिटल ट्रेस पर भी शिफ्ट हुआ क्योंकि जेसी का आखिरी पिंग एमजी यूनिवर्सिटी एरिया में था और आखिर जब वह वहां पर पहुंचे और जमीन के इलाके में काफी छानबीन की तो फोन नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि फोन की लोकेशन आखिरी लोकेशन यहीं की बता रही है तो यहीं आसपास होगा, पर जमीन पर मौजूद नहीं पाया गया। तब उन्होंने वहां देखा कि एक पानी वाला इलाका, जिसे आप तालाब कह सकते हैं, वहीं पर उन्होंने जांच शुरू की। गोताखोर बुलाए गए, जहां 40 से 50 फीट 60 फीट अंदर गोते लगाए गए और वहां से पानी से एक फोन निकाला गया। और यह किसी और का फोन नहीं था बल्कि जेसी का ही फोन था। इसीलिए उसे अब सीधा सील करके फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया और फिर वह सारे राज खुले जिसका उन सभी को इंतजार था। तो अब बात आती है उस फोन में क्या राज छिपे थे। तो उस फोन के अंदर कई ऐसी चीजें थीं जो इस केस के लिए स्ट्रांग सबूत साबित हुए। यानी सबसे पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसके डिलीट किए गए डाटा को रिकवर किया, जिसमें कुछ मैसेज और कॉल लॉग्स थे जो 26 सितंबर की देर रात 8:47 के आसपास के बाद अचानक से कॉल्स, मैसेज यानी एक्टिविटी बिल्कुल ही रुक गई थी। और यह वही वक्त था जब जेसी आखिरी बार इस दुनिया में सही सलामत देखी गई थी। इसके अलावा फोन की लोकेशन हिस्ट्री थी जिसने दिखाया कि जेसी का मोबाइल ठीक उसी रात घर के बाद सीधा उड़ूकी रोड की तरफ जा रहा था, यानी कि वह फोन उस कार के साथ मूव कर रहा था जिसमें फॉरेंसिक ट्रेसेस मिले थे और यह प्रूव हुआ था कि उसमें ही उसकी लाश को लेकर के ले जाया गया था। और वह कार किसी और की नहीं बल्कि खुद उसके पति की थी। और सबसे अहम बात, फोन में कुछ रीसेंट मैसेज थे जिनमें जेसी ने खुद अपने दोस्त को यह लिखा था कि घर में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है और सैम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और यही वह सारे सबूत पाए गए थे उस फोन से, जो कि पुलिस के लिए काफी अहम और स्ट्रांग प्रूफ साबित हुए। लेकिन अभी भी यह सवाल बाकी था कि आखिरकार उसके ही पति ने अपनी ही बीवी को इस तरीके से क्यों मारा। उसने इतनी मजबूती से सबूत मिटाने की आखिरकार कोशिश क्यों की। तो असल में इसके पीछे भी एक कहानी छिपी है, वो भी काफी लस्ट और लालच भरी। यानी बचपन से ही सैम थोड़ा अलग किस्म का लड़का था और वह अक्सर नई पार्टनर में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो नई नई लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। उसके लिए आए दिन वह ऐसी चीजें आम थीं और इन्हीं हरकतों की वजह से उनके घर वाले परेशान हुए तो सोचा कि इसे जल्दी से सेटल कर देते हैं ताकि शादी के बाद शायद वह सही ट्रैक पर आ जाएगा। फिर शादी हुई जेसी से। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सैम की वही पुरानी आदत वापस आ गई। उसके बाद छोटी छोटी बातों में झगड़े होने शुरू हुए, चिड़चिड़ापन पैदा हुआ, दोनों में मतभेद शुरू हुआ, काफी भरोसा कम होना शुरू हुआ और आगे चलकर सैम तो घर में बाहरी महिलाओं को भी घर में लाने लगा था। पहले बाहर तक सीमित था और अब घर में लेकर आने लगा।
और इसी बातों से परेशान होकर दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों तो क्या ही कहेंगे। यहां पर उसकी बीवी ने सोचा कि अब उन्हें अलग ही रहना होगा। अब घर दोनों ने मिलकर के खरीदा था, तो इसीलिए अब उसका जो पति था ऊपर वाली मंजिल पर रहने लगा और उसकी बीवी नीचे रह रही थी। इसके बाद फिर उसने सोचा कि मुझे अब अलग ही होना है, तो तलाक लेना चाहिए। इसीलिए उसने कानूनी कार्रवाई की, जिसमें एक तो उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ता उसके पति को। वह सोचने लगा कि अगर उसने तलाक ले लिया तो उसके लिए एलिमोनी भी देनी पड़ेगी, और ऊपर से उसकी बीवी का उस घर में योगदान ज्यादा है तो घर भी छीन सकता है। इसीलिए जब यह बात यहां तक आ गई, तब उसने सोचा कि अब अपनी बीवी को ही रास्ते से हटाना होगा, तब जाकर के ही सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं। एक तो उसे कुछ भी करने से कोई रोकेगा नहीं, जबकि उसके बच्चे भी विदेश में रह रहे थे। और फिर 26 सितंबर 2025 की वह रात करीब 10:30 पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तभी उसने रसोई से, जहां मिर्च पाउडर वगैरह होता है, उसे उठाकर लाया और अपनी बीवी के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह घबरा गई। ना कुछ देख पा रही थी, जलन हो रही थी। वह इधर उधर भागी, लेकिन उसने उसे पकड़ा और तौलिया जो होता है उसे लपेट दिया और धीरे धीरे जद्दोजहद में उसे खींचा तानी की ओर तब तक खींचे रखा जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं और वह बेचारी बेजान होकर के नीचे गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद सैम ने जल्दी जल्दी में सारे निशान मिटाने की कोशिश की और कमरा बंद किया। नीचे की लाइट्स बंद की, डीवीआर की पावर निकाल दी ताकि रिकॉर्डिंग रुक जाए। फिर जेसी का शरीर उठाया और अपनी कार में वहां पीछे डिक्की में डाला और वह रात करीब 11:40 के आसपास अपनी गाड़ी लेकर घर से निकला। करीब 60 किलोमीटर ड्राइव की बाद में वहां पहुंचा गहरी खाई में, तो वहां पर उसे फेंक दिया। इसके बाद वह कार वापस लेकर लौटा, लेकिन बीच रास्ते में उसने एक और काम किया, यानी एमजी यूनिवर्सिटी के पास वाले पुराने तालाब के पास रुका। जेसी के जो फोन थे, बाकी छोटी मोटी चीजें थीं, सब कुछ वहां पानी में फेंक दिया, क्योंकि उसे यह लगा था कि फोन डूब जाएगा और उसके कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन शातिर चाहे कितना भी माहिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वह पकड़ा ही जाता है, जैसा कि सब कुछ सामने आ ही गया है। फिलहाल यह अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है, अभी तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इस केस को लेकर के? प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या सच में इंसान को वासना और लालच, पैसों का लालच इतना अंधा कर देती है कि वो सही गलत में फर्क करना ही भूल जाता है, या फिर ये होता है कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है जो कि कभी नहीं बदल पाती है, जो बचपन से वैसा होता है। प्लीज आपके जो भी विचार हैं, प्लीज राइट योर थॉट्स इन माय कमेंट, और प्लीज हैव दिस वीडियो एंड शेयर नाउ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।